नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमारा सबसे बड़ा शो चुनाव एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बहुत ही दिलचस्प बयानबाजी चल रही है। दरअसल हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में हैं। पूछेंगे सवाल कि यहां पर सियासत में किसका संगम होगा चुनाव के बाद, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो सियासी नामकरण पर आ गया है। जबरदस्त वार चल रहा है। अखिलेश यादव ने एक समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर कहा, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दंगेश कह दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाम से वोट मिलेगा या काम से वोट मिलेगा। दूसरी तरफ न्यूज 18 की एडिटर इन चीफ को दिए गए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। दो दलों के साथ हमारा गठबंधन है। पोस्ट पोल अलायंस से भी उन्होंने इनकार किया और कहा कि अपने मौजूदा गठबंधन के साथ ही हम सरकार बनाएंगे। तो सियासत में कौन किस पर चुटकी ले रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि कल चौथे चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है और पांचवें चरण के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। सबसे पहले एक सियासी समअप हम आपको दिखाते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट, और उसके बाद सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ये जनता क्या सोचती है, 5 साल पर विकास के दावों पर क्या राय रखती है, उससे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। त्रिवेणी की सियासत में किसका संगम। 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। योगी जी की बहुत प्रशंसा की। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा है। चाहे सीट कितनी भी आए, क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे। नाम की लड़ाई या काम की लड़ाई। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जोश का बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे, बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। यूपी चुनाव में लंकेश दंगेश की एंट्री। रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार अंग्रेजी के अखबार ने, एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने, बाबा मुख्यमंत्री का भी नाम बदल दिया और उनका नया नाम बाबा बुलडोजर रख दिया गया। बाबा बुलडोजर। बीजेपी का प्रहार अखिलेश के 4 यार। अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश फिर चुप। अखिलेश फिर चुप। यह चुप्पी का कारण क्या है? अरे उस जमीन माफिया से तो अच्छा ही होगी ये विधायक। क्या उस विधायक ने बहुत जमीन कब्जा कर ली है? क्या गरीबों की भी जमीन छीनी है? और अगर जमीन वापस चाहते हो तो साइकिल के निशान पर आप बदल दीजिए। प्रयागराज से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो बाबा बुलडोजर के बाद अखिलेश के 4 यार लंकेश दंगेश सबकी एंट्री हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब प्रचार में बार बार भाजपा की तरफ से जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है आतंकियों को संरक्षण देती है, सपा की साइकिल पर आतंकी सवार है। जनता को ये कितना भाएगा, क्या इस पर वोट मिलेगा? चर्चा करेंगे, जानेंगे प्रयागराज के मुद्दे क्या हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। भाजपा का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे हमारे साथ हैं, प्रदेश सह संयोजक राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान। सपा का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर हरि प्रकाश यादव जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी शिक्षक सभा के। कांग्रेस प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी जी हमारे साथ हैं। बसपा का पक्ष रखेंगे चौधरी सईद अहमद और अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन चर्चा की शुरुआत भाजपा से करते हैं, क्योंकि आज सियासी डिक्शनरी में एक नई नाम की एंट्री हुई है और वो नाम है दंगेश।
अब सबसे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो थोड़ा पास जाके तस्वीर दिखाएं। दरअसल भाजपा की तरफ से ये तस्वीर जो है प्रचारित की जा रही है कि जिस तरह दशानन उसके 10 सिर है, उसी तरह अखिलेश यादव को लंकेश की तर्ज पर कि कब कब दंगे सपा सरकार में हुए, उनको दंगेश आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो यही तस्वीर मैं सपा का पक्ष रखने के लिए जो नेता है उनको भी दिखा रही हूं और यही भाजपा को भी दिखा रही हूं। तो अब ये बताइए, बाबा बुलडोजर का जवाब लंकेश और दंगेश से आप दे रहे हैं, तो जनता को भाएगी ये बात या जनता काम पर आकलन करेगी? जी, हम बिल्कुल जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना चाहते थे और शुरू से हमने 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने और 7 साल केंद्र की सरकार ने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा और विकास किया, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या सड़कों का मामला हो या हवाई जहाज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का मामला हो। परंतु जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और वो बार बार चाहते हैं कि मुद्दों से बहस अलग हटके और इन्हीं नामों पर किया जाए, तो वो जब बाबा बुलडोजर कहते हैं और बुलडोजर चलता उनके ऊपर है, जो वास्तव में दंगा करते हैं, तो पीड़ा अखिलेश यादव को होती है। तो जिस सरकार ने बार बार रिकॉर्ड तोड़ दिया दंगा कर करके और एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बताया कि सबसे ज्यादा दंगे यदि हुए तो अखिलेश के समय में हुए, तो वो हर हर दंगे थे और हमने हर हर दंगे को हर हर गंगे तक पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लगातार निशाना साध रहे हैं समाजवादी पार्टी पर और उन्होंने तो आज कहा अखिलेश के 4 यार, अपराधी, माफिया, दंगाई और भ्रष्टाचार। किस अपराधी की बात करते हैं? सबसे बड़ा अपराधी तो आज की डेट में इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो है जिसके ऊपर तरह तरह के संगीन अपराध में मुकदमे दर्ज हैं। आज उन्होंने अपना विकास कर लिया, उस मुकदमे को वापस करा लिया, जो है इससे बड़ा अपराधी कौन है? वो तो कहते हैं कि सपा ने आतंकियों से मुकदमे वापस लिए थे, बाद में जिनको कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। आप देख रहे होंगे, अभी मैं देख रहा था न्यूज, जो है बाबा राम रहीम को इस समय छोड़ दिया गया, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, उनको प्रभावित करना है, तब वो तो कोर्ट ने किया है ना, उस पर हम आप थोड़ी टिप्पणी कर सकते हैं। कोर्ट ने नहीं छोड़ा है, जो है ये सोची समझी रणनीति सरकार थोड़ी छोड़ती है। ये सारे प्रोसेस जो है, ये सारे प्रोसेस कोर्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है, ठीक है, आप यूपी पर बोलिए। यूपी वो न्यायालय का फैसला, इसमें हम आप क्या कह सकते हैं? कांग्रेस इस रण में कहां है? कल चौथे चरण की वोटिंग होने जा रही है और उसमें दलित वोटर्स पर बड़ा दाम लगा हुआ है, क्योंकि बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है। किसी वक्त दलित आपके भी साथ रहता था, लेकिन आज यूपी की लड़ाई लंकेश, दंगेश, बाबा बुलडोजर, यही सब घूमेगा या फिर विकास की बात भी होगी? कितना दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू है और उत्तर प्रदेश की सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब मांगती है, तो आए बाएं साए बोलते हैं, कोई बुलडोजर बोलता है, कोई दंगेश बोलता है। अरे नौजवान तो रोजगार मांग रहा है, नौजवान के ऊपर चली लाठी का हिसाब मांग रहा है, और जब हिसाब मांगते उत्तर प्रदेश की जनता तो हमको हिजाब में फंसा देते हैं। नहीं, हिजाब तो आप ही लाए थे, कांग्रेस लाई थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि स्कूल कुछ भी पहन कर जाइए, चाहे बिकिनी पहनिए, जीन्स पहनिए, जो भी पहनिए, लेकिन वहां स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म की बात हो रही थी। आप ही लोग तो लाए यूपी में हिजाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठ करके और इस तरह से गैर मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश मुद्दों पे बात होती है? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश जो सवालों पे बात होती है? क्या क्या मुद्दे हैं, गिनवाइए एक दो। विकास पे बात करेंगे नहीं, रोजगार पे बात करेंगे नहीं, महंगाई पे बात करेंगे नहीं, किसानों पर जिसने गाड़ी चढ़ाई, जो हत्यारा जिसको छोड़ दिया गया, उसको जेल भेजने का बात करेंगे नहीं, जिस तरह से जुल्म ढाया, उन पर तो मुकदमा चल रहा है, कोर्ट ने ही तो बाहर किया बिल। अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलता, लेकिन मेरा आरोप है कि यह बुलडोजर एक विशेष जात, एक विशेष वर्गों पर चलने का बुलडोजर उत्तर प्रदेश, मतलब सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, इस तरह का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। ये बताइए, आपने सुना लंकेश, दंगेश, बाबा बुलडोजर, तुम हमारे घर में झांकते हो, तुम्हारे घर पे हमारी भी नजर है, तो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव इसी के इर्द गिर्द सिमट गया है। ये लंकेश, दंगेश, बुलडोजर, ये अपना इन लोगों का मामला, इनको निपटने दीजिए। बहुजन आप आश्वस्त हैं कि जनता आपके साथ है? समाज पार्टी बड़ा साइलेंट वोटर और बड़ा साइलेंट काम, समझ रहे हैं? साइलेंस से खिसक भी जाते हैं लोग चुपचाप। चलिए, ये खिसक जाएंगे, लेकिन किरदार हमारा ही रहेगा, मुख्यमंत्री हम ही बनाएंगे। साइलेंट तो आप कह रही हो ना, ये तो मनी से बात आपको तो कहना ही कहना है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखिए, आप पर आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है आप बीजेपी के पैरोल पे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है, तो कई लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। अभी तो ये बाबा बुलडोजर कह रहे थे किसी और को, फिर उसके बाद लोग जोड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, फिर अपना कुछ नहीं कर पाए। इनकी बहन जी उत्तर प्रदेश में 100 टिकट भारतीय जनता पार्टी से पूछ कर दिया है
ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान गई। आज बीएसपी पूरी बीजेपी के पैरोल पर चल रही है। आज जो भी भाषण उनको देना होता है वो लिखा जाता है भाजपा के कार्यालय से। बहन जी क्या बात करेंगी, वो तो कोमा में थे पूरी 5 साल। ठीक है, ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं। भाई आपका काम है आरोप लगाना, लेकिन सरकार हम बनाएंगे। अच्छा, किंग मेकर आप बनेंगे? किंग मेकर नहीं बनाएंगे, अब्सोल्यूट सरकार बनाएंगे। और एक बात फिर बता देना है, अब बनाएंगे सरकार, ये भाई लोगों की जो गर्मी है ना, इसको हम ही ठंडा करेंगे। अरे बाप रे, लीजिए, बसपा भी अब गर्मी निकालने की बात कर रही है। उन्होंने तो भर्ती की बात करी, अब आप भी गर्मी पर उतर आए। वही भाषा जो भाजपा की है। अब वो कह रहे हैं कि पैरोल पे हैं आप। सर्दी रहेंगे, उन्होंने कहा ठंडा करेंगे, तो ठंडा तो हम करेंगे, ठंडा तो हमें करना है। चलिए, इशारों में बहुत कुछ यहाँ हो रहा है। सर, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दों पर बात नहीं हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछले 30 साल में 1991 के बाद ये पहला टोटली बाइपोलर चुनाव है। हमेशा 3-4 ध्रुव नजर आते रहे हैं और इस बार ये सीधा संघर्ष भाजपा और सपा के बीच में है। शब्दावली पकड़ लीजिए, उसी से पता चल जाता है कौन किसका वोटर है। अगर कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है, तो भक्त है भाजपा का है। अगर कोई आदमी नौकरी की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, साड़ों की बात कर रहा है, तो फिर चमचा और सपा का है। तो एक शब्दावली इतना ज्यादा, मतलब एक आप एक्सट्रीम पोलराइजेशन देख रहे हैं इसमें इस बार। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि सारे दावे अपनी तरफ, सारे प्रतिदावे अपनी तरफ, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता मेरे 25 साल के कैरियर में कभी भी सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा बना रहा हो। और मुझे लगता है कि जिस साइलेंट वोटर की बात कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा साइलेंट वोटर महिलाएं साबित होंगी। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि अभी तक जितने भी दौर का मतदान हुआ है, लाइन लगाकर महिलाएं वोटिंग कर रही हैं। मतलब आधी आबादी, वो रेशियो आप पोलिंग बूथ पर आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ साथ लगभग उतनी ही तादाद में वोटिंग की क्यूज में आपको दिखाई देंगी। और हर महिला मुखर होकर कह रही है कि भाई हम शांति चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, हम कोई ऐसा डोमिनेंस नहीं चाहते, कोई हमें आजादी चाहिए, कोई हमें ना बताए हमें क्या पहनना है, हमें क्या करना है, हम सुरक्षित सड़कों पे निकलना चाहते हैं। प्रयागराज की जनता भी हमारे बीच में, आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो हाथ उठा सकता है। चलिए, नौजवान एक कॉपी किताब लेकर आए हैं। 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप, आपकी बुक पर? हाँ जी। कौन सी बुक है ये आपके पास? ये तो बीपीएड कर रहे हैं मैम, मैं बीपीएड कर रहा हूँ मैम, और 3 साल से मैं भर्ती देख रहा हूँ मैम, और सेना की भर्ती देख रहा हूँ। 3 साल से रनिंग कर रहा हूँ, ओवररोज भी हो गए हैं मैम, लेकिन आज तक सेना की भर्ती भाजपा सरकार नहीं निकाली है। ग्रुप डी 1 लाख पद पे 2018 में वैकेंसी भरवाई गई थी, फॉर्म भरवाया गया था मैम। 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल, लेकिन आज तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही भाजपा सरकार की। मैम बहाल करने के लिए बोलते हैं, बहाल करने के लिए बोलते हैं मैम, तो ये लोग डंडे से, लाठी से हम लोग को मारते हैं। हम लोग बघाड़ा में रहते थे, कमरे से निकाल के मैम हम लोग को पूरी तरीके से मारा गया है। हम लोग जो रहे हैं लड़के 3 साल से सेना की भर्ती, मैम आज तक कोई भर्ती नहीं आई है। ठीक है, ये बड़ा सवाल नौजवानों का है जो सेना में जाना चाहते हैं कि वहां पर भर्ती नहीं निकली है, एज बढ़ रही है, हर साल प्रैक्टिस चल रही है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन कब निकलेगी रिक्रूटमेंट? जी, क्या कहना चाहते हैं? मैम, पहला सवाल तो बीजेपी वालों ने कहा कि उसको कोर्ट ने छोड़ा है। ठीक है, राम रहीम जी को कोर्ट ने छोड़ा है, लेकिन उनको हरियाणा सरकार ने आज जो Z+ सुरक्षा दे रखी है वो किसने दे रखी है? क्या इनकी सरकार नहीं है? दूसरा सवाल ये है कि एक शेर में मैं बात अपनी कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, ये चूक हुई है सियासत की एक भूल से, चुप कराया गया। उन्होंने उनको बंदूक की नोक के, बंदूक की बट से उनके हॉस्टल के दरवाजे तोड़े गए। और जब 80-20 की बात आती है तो उस 80-20 में वो बच्चे जो बेघर, जो नौकरी के लिए आए थे यहाँ पे, जिनके पर्चे निरस्त हो गए, वो 80-20 वाले थे कि 20 वाले थे कि 80 वाले थे, ये बीजेपी बताए। ठीक है, ये सवाल मैं लेकर जा रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम तनवीर है। मैम, मेरा सवाल ये है कि हम छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है, एक अभ्यर्थी साल भर कड़ी मेहनत के बाद जब परीक्षा देने जाता है और परीक्षा लीक हो जाती है, जब वो सवाल सरकार से करता है तो सरकार उसको जवाब में लाठियां देती है। ठीक है, यही सवाल जो यहाँ पे मेरा कहना है कि लाठियां अजय सिंह टेनी के घर पे क्यों नहीं चलती है, ये लाठियां विजय सिंह के घर पे क्यों नहीं चलती है, ये भेदभाव हम छात्रों के साथ क्यों होता है? ठीक है, ये सभी सवाल मैं भाजपा प्रवक्ता के पास लिए चलती हूँ। आपने सबकी बात सुनी। भाई, नौजवान की जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, नौजवान है, हमारा एसेट है, हमारा फ्यूचर है। वो कह रहे कब मिलेंगी नौकरियां, ओवरेज हो रहे हैं हम। जी बिल्कुल, छात्रों की रोजगार की समस्या जायज है और इससे कोई नकार नहीं सकता कि छात्रों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी एक हमारे युवक साथी ने कहा कि सेना की भर्ती नहीं हुई। निश्चित रूप से सेना की इधर भर्ती नहीं निकली, लेकिन अन्य भर्तियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और मैं
आप पहले मेरा जवाब सुनेंगे या मैं आपको सुन लूं? मैं तो बोलिए माइक आपके मैं तो सामने। विधिवत आपके जवाब दे रहा हूं। लोक सेवा आयोग से 34,292 भर्तियां जो समाजवादी पार्टी सरकार ने रोक कर रखी थी, आज की डेट में मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ आपके मंच पे कह रहा हूं कि लोक सेवा आयोग की कोई भी पेंडिंग भर्ती आज नहीं बची हुई है। आप आइए। नहीं सर, लेकिन हमने ये भी सुना है कि पर्चे लीक हो जाना, ठीक है, ये सब क्यों? मैं बता रहा हूं। लोक सेवा आयोग जो आपने कहा पर्चे लीक हो जाना, 3 साल का समय भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 2 साल कोरोना काल में हमारा समय चला गया। यही लोक सेवा आयोग है जिसमें यही लोग जो आज यहां प्रश्न पूछ रहे हैं, इन लोगों ने एक तख्ती लगाई थी एक जाति का नाम लेकर और सेवा आयोग, जहां एसडीएम से लेकर और नीचे पीसीएस के नीचे तक के पद बिक जाया करते थे। अनिल यादव जो यहाँ के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे, उनके ऊपर सीबीआई जांच हुई, जो पर्चे आउट करने का काम किए। हमारी सरकार में पर्चे आउट होते हैं तो परीक्षा निरस्त होती है। इनके समय में परीक्षा निरस्त नहीं होती थी। शिवपाल की अलग लिस्ट आती थी, अखिलेश की अलग लिस्ट आती थी, आजम खान की अलग लिस्ट आती थी। हमारी सरकार में पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा है कि जब आपकी सरकार थी उन्होंने कहा कि एक करप्शन आता है हम भर्ती निरस्त कर देते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो अलग अलग कोटे चला करते थे। और आज तो अखिलेश यादव ने कहा हम सेना में भर्ती निकालेंगे। आप बताइए भला, सेना जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। आप ऐसा वादा क्यों कर रहे हैं जो आपके बस में ही नहीं है? आप क्यों जनता को बरगला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कह रहे हैं कि अनिल यादव के खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है। आखिर वो जांच कब पूरी होगी, ये बताए ना, तो क्या जांच कब पूरी होगी? जो बताइए कब पूरी होगी जांच? आपकी सरकार एजेंसियां जांच कर रही है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक तरफ कहते हैं कि टेनी को भाजपा ने छोड़ दिया और एक तरफ कहेंगे कि सीबीआई जांच। क्या सीबीआई किसी सरकार के अधीन होती है? भाजपा कार्रवाई करेगी, सीबीआई कार्रवाई करेगी। सीबीआई समय पर अपना काम करेगी। भाई आप एक स्टैंड पर रहिए, या तो टेनी को कानून ने छोड़ा और या तो सीबीआई कानून से अपना काम करे। सीबीआई अपना काम कर रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी पेपर लीक कराने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक क्यों होता है? कहीं न कहीं की परीक्षा कराने की पारदर्शिता पर प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश की जनता, वो चाहे समाजवादी सरकार रहे हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं लोग ईमानदारी से नहीं करा पाए। इसीलिए 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और जब बनेगी तभी नौजवानों को न्याय मिलेगा। ठीक है, ठीक है। आप बताइए कि जब बसपा की सरकार थी आपने कितनी नौकरियों की भरमार की थी? 2011 में भी लाठी खाए थे नवयुवक। मैंने जिन लोगों को नौकरी दी है वो करीब करीब हमारे कार्यकाल में 4 बार के कार्यकाल में 27 लाख लोगों को नौकरी दी है। मैडम एक बार बता देना, फिर दोबारा सरकार बनाएगी तो फिर ये जो 5 लाख का, ये तो जो झूठ पर केंद्रित मामला है भारतीय जनता पार्टी का, पूरा केंद्र ही उसी पर रखा हुआ है। क्या खाली झूठ बोलो और झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच हो जाए, लेकिन सच होने को तैयार नहीं है। और उस सच का उदाहरण ही देखिए, सामने बच्चे खड़े हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारी सरकार बनेगी, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो संभव है, ऐसा ना असंभव बात मैं नहीं करूंगा, मैं झूठे बातें नहीं करूँ, ना झूठ पे केंद्रित करूँ। मैंने 4 बार सरकार चलाई है और 4 बार की सरकार में आप खुद मुझे बताइए, कोई उदाहरण दे दीजिए कि जहां पर कहीं हमसे चूक हुई हो, हमने नौकरियां दे, हमने ये फैसला जनता करेगी। आपसे चूक हुई नहीं हुई, उन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ चुके हैं और अब एक बार फिर से 2022 के लिए बड़ा दावा आप कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया। अब चूंकि हर सियासी दल दावा कर रहा है, सपा कह रही है कि हम 400 पार, कोई कह रहा है हम 300 पार, तो वो गृह मंत्री ने जो इंटरव्यू न्यूज 18 को दिया उसमें उन्होंने कहा कि इस बार जो मुस्लिम वोटर हैं ओवैसी के प्रति भी उनका आकर्षण है और मायावती की तरफ भी वो जा सकते हैं क्योंकि मुस्लिम पहले गया है मायावती तक। तो आपको लगता है कि क्या मुस्लिम पूरी तरह से सपा के साथ है या इस बार आप कोई बंटवारा देख रहे हैं? देखिए, मुस्लिम वोटिंग हमेशा बहुत स्ट्रैटेजिक होती आई है और कोई अन्यथा न ले तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुद्दा बेसिकली एक ही रहता है कि भाजपा को हराना है। तो जहां जिस सीट पर जिस भी पार्टी का प्रत्याशी भाजपा को हराने की पोजीशन में नजर आता है, मुस्लिम वोटिंग उसमें जाती है। पर इसके बावजूद मैं बताऊं कि इतना जबरदस्त मुस्लिम पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी की तरफ जो देखा जा रहा है, इससे पहले देखा नहीं गया। और वैसी सीट विशेषों पर असर जरूर डाल सकते हैं, कुछ वोट भी काट सकते हैं, कहीं कहीं ज्यादा असर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो बहुमत मुस्लिम वोट है वो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी के साथ है। ठीक है,
हालांकि पूर्व में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बसपा के साथ भी मुस्लिम जाता हुआ नजर आया है। कांग्रेस के ऊपर भी अपने आरोप लगते रहे मुस्लिमों को लेकर तुष्टीकरण का। कुछ और लोग पूछना चाहते हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? आप अजीत यादव सपा के कार्यकर्ता है, समर्थक हैं? हाँ, सपा के समर्थक हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में अनिल यादव की सीबीआई जांच हो रही है। हम लोग आंदोलन किए हैं, इन सड़कों पर लड़े हैं। ये बीजेपी के जो हमारे भाई साहब हैं ये जानते हैं। यहाँ पर मेंस का पेपर आउट हो गया और पिछड़ों का हक मारा जा रहा, दलितों का हक मारा जा रहा है। एसएससी की भर्ती निकल नहीं रही है, एसएसबी की भर्ती निकल नहीं है, आरपीएफ की भर्ती निकल नहीं रही है। रेलवे का बेचा जा रहा है। एक मिनट नौजवानों, रेलवे को बेच दिया गया। बेचना आप क्यों कहते हैं? लीज पर जाता है ना। लीज पर क्या? पीपीपी मॉडल बोलते हैं उसको। नहीं, कहाँ कौन सी लीज की प्रक्रिया है? ये लीज की प्रक्रिया नहीं है। अरे बेचा थोड़ी जाता है। ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे भी होता था। उस वक्त इसको पीपीपी मॉडल कहते थे। मैडम कैसे बात कर रहे हैं आप? जिस लाल किले पे खड़े होकर के सम्मान के साथ जो है भाषण करते, उस लाल किले को भी इन लोगों ने बेच दिया अडानी को। क्या कह रहे हैं आप? बेच दिया। इस तरह बरगलाने वाली बातें मत करिए आप। जी हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम आगे आइए। हाँ जी, बताइए। ये जो यहाँ खड़े हैं ना, ये लोग केवल प्रश्न ही पूछते हैं और एग्जाम में प्रश्न ही लिख करके आते हैं। नहीं, देखिए, इस तरह का सवाल आप नौजवानों पर मत लगाइए। इस तरह का आरोप जो है वो नौजवानों पर मत खड़ा कीजिए। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। हम कहना चाहते हैं, जिस तरीके से ये लोग गुंडा राज भ्रष्टाचार फैलाए थे, अब योगी सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। अब ये लोग चाहते हैं वैसी सरकार फिर आ जाए। अच्छा। तो इस तरीके की जनता अब चुनने वाली नहीं है। ठीक है भाई साहब। मैम, बहुत अच्छा सवाल है कि सवाल करना है। मुझे बीजेपी से एक सवाल करना है कि ये बताइए, आप केंद्र में भी थे, स्टेट में भी थे, पूरी मेजोरिटी के साथ थे। आपके साथ आपकी बार ये भी कोई नहीं था कि आपके पास किसी सवाल दिक्कत हो। आप ये बताइए कि इन्होंने पूरी 5 साल के अंदर एक चीज ऐसी बता दें, कितनी बड़ी महामारी हुई, उसके बाद क्या अस्पताल बना, उससे पहले इन्होंने कोई ऐसी बिल्डिंग बनाई हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया हो, कोई ऐसा कॉलेज बनाया हो जहां पे हम अपने आप का इलाज कर सके। ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कामकाज हुआ है? ये बहुत बुनियादी जो है वो सवाल भी है और आज की जरूरत भी है। महामारी के दौरान हमने जो भी कुछ देखा, बताइए जरा क्या तैयारी हुई है स्टेट के अंदर? देखिए, जो इन्होंने बात की कि क्या किया है, तो मैं बताना चाहता हूं अपने साथी को कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, उस समय में जो क्या किया, पहले मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं। इसमें 68 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। उसके पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे। प्रदेश के सभी जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा हुई। 515 ऑक्सीजन प्लांट बनाए उत्तर प्रदेश की सरकार ने। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स बनवाया, जो पहले कभी एम्स था ही नहीं। और गोरखपुर का जो राज्य था जहां इंफ्लाइटिस से बहुत सारे बच्चे मरते थे, आज हमने उस गोरखपुर को इस बीमारी से मुक्त किया। दूसरी बात, हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया अखिलेश यादव, जब कोरोना महामारी में एक नैतिक जिम्मेदारी होती है सभी नागरिकों की, जो सहयोग करें, उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है। उन्हीं से लेते हैं। जब आप बताइए, इतने गैर जिम्मेदाराना बयान आपने दिया। जब वैक्सीन सबको लगनी चाहिए थी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव पहुंचकर ड्यूटी कर रहे थे कि वैक्सीन लगा लो, तब आपने भ्रमित करने का काम किया। आपको सरकार के साथ, इस ड्राइव के साथ नहीं खड़े होना चाहिए था। भ्रमित करने तो सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन लगाना। हाँ, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है जाके कहना भाजपा की वैक्सीन है। जिम्मेदारी है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? लोगों को भड़काना, उनको भगाना, उनके बीच में भ्रम फैलाना, उनको बीमारियां हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना काल में जितना सहयोग जनता का किया है, शायद किसी क्या सहयोग किया है बताइए मुझे। जन तक जो है, जो भी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। जो इतनी वैक्सीन लगाने से मना किया, यही इनका सहयोग है। वैक्सीन लगाने से मना किया है, यही इनका सहयोग है। मैं आपको बता दूं, आप जरा हमको बता दीजिए कि क्या पहली बार महामारी आई है क्या? आज पोलियो की वैक्सीन
आज भी मुफ्त लग रही है वो कोरोना महामारी से ज्यादा बड़ी महामारी। लेकिन मुझे ध्यान नहीं आता पोलियो की वैक्सीन के लिए कभी किसी ने ये कहा हो कि ये कांग्रेस की वैक्सीन थी या किसी सियासी पार्टी की वैक्सीन थी। प्रचार करने वाले लोग हैं उसका भी प्रचार कर रहे हैं कि मैं मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगा रहा हूँ। मैं अपने साथी से कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, जहां हमारे यहाँ पीपीई किट नहीं बनता था, जहां हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं बनता था, हमने बनाया और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया। शर्म तो इनको आनी चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश का कि इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे नागरिक थे जो है उनके परिवार के लोग खत्म हो गए और उनको लाश दफनाने के लिए जो है लकड़ी तक नहीं मिली। शर्म तो इनको आनी चाहिए। किसी गंगा में लाशें प्रवाहित। सुनिए, जहाँ पर आप लाश प्रवाहित करने की बात कर रहे हैं ना, उसी रास्ते से हम लोग आ रहे हैं। अभी भी वहाँ पर दफनाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी। वहाँ कॉफिन रखा हुआ था, प्रथा है वहाँ पर। आपके ही चैनल ने मैडम जी, आपके ही चैनल ने करते हैं। ये लोग चाहते थे कि कोरोना महामारी में लोग मरे और उस पर ये अपनी राजनीति करें। आपके ही चैनल ने इस इलाहाबाद में दिखाया, आपके चैनल ने इलाहाबाद में। ठीक है, आप लोग आपस में मत झगड़िए। जनता सवाल पूछेगी, आपस में मत झगड़िए। आप लोग आपस में मत, शांत हो जाइए। जनता आप शांत हो जाइए, सवाल सबके पास आएगा, ठीक है, आप शांत हो जाइए। और जो है अभी बहुत सारे सवाल आएंगे आपके पास। ठीक है, आपने इन सब की बहस सुनी। कोरोना महामारी का जिक्र हुआ, मेडिकल तैयारियों का जिक्र हुआ और वैक्सीन का जिक्र हुआ। किसने लगाया, किसने भरमाया? देखिए, वैश्विक महामारी के सवाल पर ये केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल थी। आप देखे थे उस समय जब बीमारी ये चली तो अस्पताल में लोग दाखिला नहीं समय से पाए और लोग भर्ती नहीं हो पाए, जिसके कारण लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा। और यही फाफामाऊ गंगा पुल के नीचे लोग लाशें से बहती नजर आई। देखिए, कांग्रेस पर बहुत संगीन आरोप लगा रहे, क्या कह रहे हैं? हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, इनसे जब सहयोग मांगा गया राजस्थान सरकार से, उस समय जो उन्होंने लिस्ट दी, वहाँ जो कोटा में बच्चे पढ़ रहे थे उनको लाने के लिए, उस लिस्ट को जब निकाल कर देखा गया तो उसमें स्कूटी और मोटरसाइकिल के नंबर थे। ये इन लोगों के सहयोग का रवैया है। ये लोग बात करेंगे कांग्रेस के लोग। ठीक है, फर्जी आरोप लगाना और झूठ की दीवार खड़ी करना है कोई भारतीय जनता पार्टी से के। यही आरोप तो वो आप लोगों पर भी लगा रहे हैं। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, जनता तय करेगी। बसपा कहाँ थी इतनी बड़ी महामारी का दौर? बसपा कहाँ थी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कितने आसानी से इन लोगों ने मुद्दे को वोट दिया। सीधा मुद्दा था इस वक्त बेरोजगारी का, रोजगार का, महंगाई का, दवाई का, इलाज का, इस सब का मुद्दा था। धीरे से मोड़ दिया और धीरे से मोड़ते अभी हिजाब और खिजाबे भी आ जाएंगे। मुद्दे को न मोड़वाइए। मैं कह रहा हूँ मौजूदा वक्त में, आज की डेट में, अगर प्रयागराज और इलाहाबाद के लोग ये जो चाह रहे हैं उस इशू पर हम लोग बहस करें ज्यादा अच्छा है। हमको ये बात सबसे ज्यादा इजी लगेगी कि जिस वक्त हम ये सोचेंगे कि नौजवानों के हक में क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छा वो लगेगा कि जिस इशू को लेकर हम कम्युनल करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल कौन कर रहा है? कम्युनल सीधे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका ठेका तो नहीं पास है ना। 5 करोड़ का टिकट बिक रहा है, जिसकी वैल्यू वही तो बिकता है ना। क्या आरोप लगा रहे हैं आप? किस पर आरोप लगा रहे हैं ये बताइए? क्या कोरोना मुद्दा है, नहीं है? जिस तरह की बहस और झगड़े यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो क्या 2022 के चुनाव में पिछले साल जो भी कुछ हुआ देश के अंदर, क्या जनता के जहन में रहेगा वोट डालने से पहले, या कुछ और मुद्दे या बड़ी बयानबाजियां हावी हो जाएंगी? देखिए, कोई पार्टी क्या कहती है, पर एक निष्पक्ष उसके तौर पे मैं कहूँ तो मुझे लगता है जैसे आप अमेरिका जैसे उन्नत देशों को देखें जिनकी पॉपुलेशन हमसे सिर्फ 20% है, और वहाँ पे अगर आप कोरोना का हाल देखें तो हमको लगता है कि भारत ने अपनी व्यवस्था को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और जैसे यहाँ पे गंगा में लाशों बहने का भी मामला आया था, आप जाके देखें फाफामाऊ में लगातार वो नदी के किनारे लाशों को दफनाने की परंपरा रही है। जी हाँ, मैंने जिक्र किया, हम लोग भी उसी रास्ते से आए तो वहाँ पर एक और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, कॉफिन रखा हुआ था, वहाँ पर पूरी क्रिया की जा रही थी उसी तरह से। तो जब पानी बढ़ जाता है तो वो लाशें गंगा में उफनाने लगती हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए, इस देश में 4 युद्ध हुए और हर युद्ध में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नजर आया। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ युद्ध जैसी स्थिति है और उसको बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि देश ने बहुत बेहतर तरह से इसको हैंडल किया है। ठीक है, क्योंकि एक वैश्विक महामारी है। कई और देशों से भी हमें इस तरह की भयावह तस्वीरें मिली हैं कि मेट्रो के कोचेज में अस्पताल खोलने पड़े, कहीं बेड नहीं मिल रहे थे, क्योंकि एक साथ इतनी पॉपुलेशन अगर अस्पतालों में पहुंचेगी तो जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो जाते हैं। कोई और सवाल पूछना चाहता है? जी, आप बताइए।
मेरा आग्रह है कि कांग्रेस से आपको सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है। इन्होंने सपा के कैंडिडेट के सामने से अपने प्रत्याशी हटा लिए और उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतापगढ़ में, उनके सामने से सपा ने अपने प्रत्याशी, तो इनका कोई एजेंडा नहीं है। तुम हमको न चाहो कोई बात नहीं, भाजपा को चाहोगी तो मुश्किल होगी, इतने इनका एजेंडा है, इसलिए इनसे समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके साठगांठ है आपकी, हाँ? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप रेलवे को बेचने की बात कर रहे हैं, एक तरफ रेलवे के बेचने का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ रेलवे की भर्ती के लिए आप मांग करते हैं। जब रेलवे बिक ही गई है तो भर्ती कैसे होगी? और दूसरी बात ये कि जो लोग 1600 करोड़ रुपया सैफई में डांस कराने पर और लंदन से बग्घी मंगवा के नेताजी मुलायम सिंह यादव का बर्थडे मनाते थे, तो मैं आप पूछना चाहता हूं कि आप सरकार में उत्तर प्रदेश की आएंगे दोबारा तो आप सैफई में डांस करवाएंगे बॉलीवुड के लोगों को बुला करके कि नौजवानों को शिक्षा और रोजगार देंगे? ठीक है, ये सवाल जाएगा, कुछ और लोगों से बात करें। आप बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं, एक मिनट, आप बोल चुके हैं। हाँ जी, अभी एक सज्जन ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ, कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, कब तक उन्माद वाली हवा बांटिएगा, कब तक रहेंगे मंदिर मस्जिद शिवालय के झगड़े, जब वतन ही न रहा तो क्या बांटिएगा? हमारे नौजवान साथी अभी कह रहे थे, नौजवान साथियों शायद आपको ये मालूम नहीं, जिस देश का गृह मंत्री, उसको ये नहीं पता इंटर पास करने के बाद बराहवी में जाया जाता है, उससे आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? और एक सवाल आपसे, मैडम एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ। मेरे से बाद में पहले इनसे सवाल कर लीजिए आप। हाँ जी, जवाब दीजिए इनकी बात का कि मजहब, जाति, धर्म, बम, बुलडोजर, आतंकवाद, वो कह रहे हैं कि नौकरियों पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो बताना चाहता हूं नौकरी पे, लेकिन आप लोग सुनते नहीं है, केवल ये लोग प्रश्न उठाते हैं, सुनते नहीं है। मैं तो, अगर आप शांति से सुनिए, मैं आंकड़े वार आपको दे देता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 30,600 ऑन रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं। प्राथमिक विद्यालय में 68,000, 69,000, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 18,567, हायर एजुकेशन से 2,214, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन विद्युत आयोग से 6,557, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से 1,43,606। अच्छा, कुल आंकड़ा बता दीजिए आप, छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिख कर लाए हैं, इतनी छोटी छोटी हैंडराइटिंग में इतना सारा लिख कर लाए हैं, कुल आंकड़ा बता दीजिए। कुल योग सरकारी 3,58,995, संविदा से 56,491। अगर हम टोटल जोड़ दें तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 5,30,677। बताइए, उन्होंने आंकड़ा दे दिया। सब आरोप लगा रहे कि नौकरी पर बात नहीं होती, आंकड़ा नहीं बताते, लेकिन आज अमित शाह ने भी ये कह दिया अखिलेश यादव को कि आप ही आंकड़ा बता दीजिए। आप तो आंकड़ा बताइए, दूसरों से आंकड़े मांगते हैं, आप अपने भी तो आंकड़े बताइए। ये सारे आंकड़े फर्जी हैं। पहली बात तो जो लीजिए, ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, पहले कहते हैं बात नहीं होती, आंकड़ा दे दो तो कहते हैं फर्जी है। आप सब एक दूसरे को फर्जी कहे जा रहे हैं। आप सुन लीजिए, जो है इस लोक सेवा आयोग में समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी भर्तियां हुई विगत 5 सालों में, जब भी 12 से 17 में सरकार रही, शायद उतनी भर्तियां अब तक के इतिहास में लोक सेवा आयोग के नहीं हुई। मैं आपको बता, देखिए वो कह रहे हैं सब बिक गई, आपने उनके आंकड़ों को फर्जी बताया, उन्होंने कह दिया आप सब बिक गई। मैं अपने साथी से कहना चाहता हूं कि जो ये बात बोल रहे हैं, मैं आपके न्यूज 18 चैनल पर बड़े ही जिम्मेदारी के साथ और सबके सामने बोल रहा हूं कि जो मैंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है यह 100% सही है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो इन्होंने बताया, इसका भी आप पता करिए कि लोक सेवा आयोग की स्थिति क्या थी। आज मैं बता रहा हूं, एसडीएम की बोली लगती थी, नकल विहीन परीक्षा हम लोगों ने कराई, इन लोगों ने खुलेआम शिक्षा का स्तर नीचे तक ला दिया और नकल विहीन परीक्षा इन्होंने कराई। और दुर्भाग्य है कि इनके मुख्यमंत्री को एक जगह भाषण दे रहे थे, उनको खुद ये कहना पड़ा कि आज की परीक्षा निरस्त की जाती, पेपर आउट हो गया। ये कह रहे हैं, ये बोलेंगे जो हम निरस्त तो कर रहे हैं, आप तो बेच देते थे, सेंटर बेचते थे, आप सेंटर बेचा करते थे। अच्छा ठीक है, चलिए आप अपनी अपनी जगह पे। मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उनके निजी सचिव थे जो है, उन्होंने पेपर आउट करो, जरा उनसे पूछे, इन्हीं के मंत्री है। इस तरह के आरोपों से काम नहीं चलेगा। आप इस तरह नाम ले लेकर आरोप लगा रहे हैं। तस्वीर है अखिलेश यादव के साथ, उनकी तस्वीर है। इस तरह नाम ले लेकर आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं मामला दर्ज करवाते? मामला दर्ज करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस से सवाल लेते हैं। ठीक है सर, ठीक
ठीक है, आप बोल चुके हैं, कुछ और लोगों को भी बोलने दीजिए। आप भी नौकरियों को लेकर आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर और सपा के भी ऊपर, तो ये बताइए, आप भी सरकार चला रहे राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां का कोई आंकड़ा रख दीजिए कि हमने वहां नौकरियों की बयार लगा दी, वहां कोई बेरोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियां बरस रही हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो आंकड़े हम उत्तर प्रदेश के इनसे सही मांगना चाहते हैं। इनका आंकड़ा हम तब सही मांगे अगर यहाँ एक भी नौजवान ये बता दे कि हमें नौकरी मिल गई है। आपने देखा कि नौजवान नौकरी मांग रहा है तो उसको कमरे में घुसकर लाठियां मारी जा रही, नौजवान नौकरी मांग रहा है तो उसको फर्जी मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। और जब जॉब मांगा जाता, मैंने कहा जब ये नौजवान जॉब मांगता है तो हिजाब पेश कर देते हैं। ये अच्छा, आप 2-3 बार हिजाब का जिक्र कर चुके, 2-3 बार ना तो भाजपा के प्रवक्ता ने हिजाब का नाम लिया, न सपा के प्रवक्ता ने हिजाब का नाम लिया, नकाब का जिक्र किया, आप 3 बार हिजाब की बात कर चुके। ये बताइए, क्या है ये हिजाब का कैसा प्रयोग है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बार बार इसका जिक्र होता है, इससे वोट मिल जाएंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जानबूझकर ऐसे विषय लाते हैं जिस पर कंट्रोवर्सी पैदा हो। आपने इनसे पूछा कि छत्तीसगढ़ में और अन्य जगहों पर जो आपकी सरकार है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, उसके आप कुछ हिसाब दीजिए, मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जो डीजल है उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार डीजल पर 12 रुपए 33% टैक्स लगाती है। जयपुर में इनकी सरकार है, इन्होंने 20 रुपए 10 पैसे टैक्स लगाया, ये इनकी उपलब्धि है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वहाँ चुनाव थोड़ी है। नहीं, वो कह रहे हैं वहाँ चुनाव थोड़ी है, चुनाव तो यूपी में है। हाँ, तो ये चुनाव यूपी में नहीं है। हमने हमेशा लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम किया है। और जो ये कांग्रेस के हमारे साथी बार बार हिजाब 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 कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनकी हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नारा शुरू किया। जब यहाँ कहा जाता था कि हाय अबला जीवन तेरी यही कहानी, उसको लेकर हमने मजबूर कर दिया। इन्होंने कहा बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, और वो पोस्टर गर्ल भी आ गई भाजपा में, उसको भी नहीं उसकी सुरक्षा कर पाए। ऐसे ये कांग्रेस। ठीक है, मैं सपा के पास सवाल लेकर जाना चाहूंगी। एक जनता के बीच से एक शख्स ने ये कहा कि बड़ा चोरी चोरी चुपके साठगांठ चल रही है यहाँ प्रयागराज में कांग्रेस और सपा के बीच में। आप उनके कैंडिडेट के सामने प्रतापगढ़ या दूसरे जिलों में कैंडिडेट नहीं उतारे, ठीक है, वो आपके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे, उन्होंने हिजाब का जिक्र कर दिया, तो बताइए हिजाब से पोलराइजेशन होता है तो उसका फायदा किसको होगा? मैं आपको बता दूं, हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। जो है समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, हिसाब की बात नहीं करती है, वो विकास की बात करती है, रोजगारों को बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है। कहना चाहता हूँ अखिलेश जी ने कांग्रेस से समर्थन क्यों लिया, क्यों नहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा, इसका जवाब दीजिए आप। ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात नहीं करती है। वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन्ना से करते हैं, ये लोग वो हैं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है तो और क्या है? इसीलिए ये लोग जिन्ना की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं कि इनको विकास के नाम से, विकास से कोई मतलब नहीं है। ये बताते हैं सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है तो अखिलेश यादव उसका सबूत मांगते हैं, ये क्या है? अच्छा, शांति बताइए आपके। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। अब सवाल भाजपा की तरफ से ये आया है कि बताइए करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, क्या समझा जाए, ये कोई संकेत है? ये भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर कांग्रेस पार्टी वहां प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ाती तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम देखिए, अब 2022 में इनके योगी बाबा की विदाई तय है गाजे बाजे के साथ, और वहां मठ में पुताई रंगाई शुरू हो गई है, और नए मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेतृत्व में वहां इंतजार कर रहे कालीदास मार्ग। आप तो ओवैसी साहब की भाषा बोलने लगे। ओवैसी जी ने कहा था कि योगी जी मठ चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ चले जाएंगे, कौन बचाएगा तुम्हें? आप तो ओवैसी की भाषा बोलने लगे। उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है जिस तरह से। ठीक है, जनता परेशान है, बसपा के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं। कितना सर्वमान चैनल है आपका, भाई चैनल में इतना झूठ जाता किधर से है? भाई साहब, जो बोलने वाले हैं वही जाता है। आपके सामने आप भी बोल दीजिए कुछ। झूठ हजम कैसे करता है बताइए, आप ही के सामने आप बोल दीजिए। जी इतना झूठ ना बोलो कि इसमें धुआं निकाला हुए। बोलिए, आपके सामने है फिलहाल। मैं फिर कह रहा हूँ
कि जितना भी बयान जा रहा है इसके अंदर इतना झूठ चला गया कि सच जा नहीं रहा है। और हाथी अच्छा, आपने कहा कि बीएसपी की मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है, ये झूठ है कि सच है? क्या गया इसमें? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये भी झूठ है भैया, झूठ ज्यादा हजम कर रहा है और सच वो सुन नहीं रहा है ठीक से। मैं फिर कह रहा हूँ कि हाथी तैयार बैठा हुआ है और जितने ड्रामे हैं ये सबको कुचल के उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगा। ये तो बीजेपी की खिड़की झांक रहे हैं। अगर जरूरत पड़े भाजपा ना भी बुलाए तो अपने जो विधायक इनके आएंगे उसको लेके पहुंच जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कहा ना, पेरोल पे हैं। जो भाजपा चाहती वही ये करते हैं। यही तो आपके लिए कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बताइए, यही अलायंस हो गया। आप कह रहे हैं वो उनकी खिड़की ताक रहे हैं, वो कह रहे हैं वो उनकी खिड़की ताक रहे हैं। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? आप बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं। और कोई? हाँ जी, आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए भाई साहब, आगे आइए, इधर लाइट की तरफ, लाइट की तरफ, ऐसे जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि मैं मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से कर दूंगा, और लेकिन ये राम भक्त के ऊपर गोली चलाए थे, ये राम भक्त के ऊपर गोली चलाए थे, कह रहे हैं कि हम मंदिर तेज से निर्माण। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे यूपी एक बच्चा माँ की गोदी में सुरक्षित है, वैसे योगी बाबा के रहने पे यूपी सुरक्षित है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा सिर्फ ये मुद्दा है, बुलडोजर सिर्फ एक विशेष जाति और धर्म के लोगों पर क्यों चल रहा है? क्यों अजय सिंह टेनी के घर पे नहीं, अजय सिंह टेनी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? धनंजय सिंह के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्यों सिर्फ समाजवादियों पे, क्यों सिर्फ ब्राह्मणों पे चल रहा है? ये जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, अभी बता रहे थे कि 68,500 भर्ती बेसिक में की गई और 69,000 भर्ती की गई, दो ना 1,72,000 शिक्षा मित्रों को जो है इन्होंने बाहर किया। इनका, इसलिए मैं जल्दी पूछिए, मुझे क्लोजिंग रिमार्क लेने हैं। इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूँ चूंकि वहाँ पैरवी नहीं की गई। और बताइए, वही शिक्षा मित्र जब 10,000 पे पढ़ा रहा है तो वो सही हो गया, और जब 40,000 पा रहा था तो उसको कह रहे थे कि गलत है। और जो ये आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि 1,69,000 और 68,000। ठीक है, ठीक है, कोई और कुछ कहना चाहता है? हाँ जी, शो खत्म करने का वक्त आ रहा है, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का, वो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आता ना जाता चुनाव चिन्ह चाहता, 40,000 रूपये काट के 10,000 रूपये में किया, उतने ही के वो हकदार थे। चलिए, ठीक है, ठीक है, नारेबाजी मत करिए, आप नारेबाजी मत करिए। तमाम तरह के सवाल पब्लिक की तरफ से हुए क्योंकि शो अब अंतिम पड़ाव में, इसको खत्म करने का वक्त आ रहा है। आप चूंकि सत्तारूढ़ दल है, आपने सबके सवाल सुने और बुलडोजर को लेकर भी आरोप लगा कि भाई वो सेलेक्टिव है, कुछ लोगों पर चलता है, कुछ लोगों पर नहीं चलता है। 10 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल नहीं, यह सरकार बिना धर्म देखे, चाहे वो विकास का काम हो चाहे कानून का काम हो, जो भी अपराधी होगा, जो भी गुंडा होगा, जो भी माफिया होगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही, लेकिन प्रयागराज से अभी गई नहीं है चुनाव एक्सप्रेस, कल भी यहीं से होगी मुलाकात। प्रयागराज की जनता हमारे साथ जुड़ेगी और भी पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे, चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत पे, चर्चा करेंगे चौथे चरण की वोटिंग पर और जानेंगे कि यहाँ की जनता का मूड क्या कहता है, मुद्दे किस पार्टी को कौन सी दिशा दिखाने का काम करते हैं। तो आज के लिए शो में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।